नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे यूपी में बाढ़ से हाहाकार। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में बाढ़ की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। करीब 2.5 लाख की आबादी बाढ़ विभीषिका से प्रभावित हुई है। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से 54 लोगों की जान चली गई है। इससे आकाशीय बिजली से 43, सर्पदंश से 2 और डूबने से 9 लोगों की मौत हुई है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार बाढ़ प्रभावित जिलों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बाढ़ राहत बचाव की लापरवाही बरतने वाले 5 जिलों में एडीएम से जवाब तलब किया गया है। आकाशीय बिजली गिरने से सबसे ज्यादा मौतें प्रतापगढ़ में हुई हैं। प्रतापगढ़ में कुल 12 लोगों की मौत बिजली गिरने से हुई है, जबकि चंदौली जिले में 6 लोगों की मौत बिजली गिरने से हुई है। प्रयागराज और फतेहपुर जिले में 4 मौतें हुई हैं। 1923 गांव इस वक्त बाढ़ से प्रभावित है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के कुल 16 जिलों में 923 गांव इस बाढ़ से प्रभावित है। इनमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, कुशीनगर, शाहजहांपुर, बलिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बाराबंकी, सीतापुर, गोरखपुर, बरेली, मुरादाबाद, आजमगढ़ के कई गांव बाढ़ की चपेट में है। यूपी में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिनमें राप्ती नदी, बरहाट नदी, गोरखपुर की शारदा नदी, शारदा नगर, लखीमपुर खीरी, बूढ़ी राप्ती नदी, ककरही, सिद्धार्थनगर, ककानो नदी, चंद्रदी घाट, गोंडा, घाघरा नदी, एल्गन ब्रिज, बाराबंकी, अयोध्या, तृतीपार, बलिया नदी इस वक्त खतरे से निशान के ऊपर बह रही है। नेपाल में हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा बढ़ा है। आपको बता दें कि नेपाल की नारायणी बेसिन के जिला काक्सी में पिछले 24 घंटे में 172 mm बारिश हुई है, जिसमें गंडक नदी का जलस्तर बढ़ सकता है और इससे सटे जिले महाराजगंज और कुशीनगर प्रभावित हो सकते हैं। कुछ तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बलरामपुर की ये तस्वीर देखिए। की समस्या बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ है। आए दिन हम लोग के यहाँ उन साल में 4-5 बाढ़ आते रहती हैं। इस बार तो ना कोई दवाई की व्यवस्था है, ना कोई नाई की व्यवस्था है। सब लोग तो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। तो कैसे आते जाते हैं आप? नाई की व्यवस्था है, वो भी एक नाई मिली है 2 गाँव के लिए। हम लोग को मार्केट जाना पड़ता है, 6-7 किलोमीटर है यहाँ से। लगभग कितना गांव डूबा हुआ है इधर? 5-6 गाँव इधर डूबा हुआ है। अच्छा, तो सरकार से क्या मांग है आप लोग की? सरकार से मांग है कि यहाँ पर उनको दवाई की व्यवस्था कराई जाए, क्योंकि बाढ़ जब खटकता है तो काफ़ी बीमारियाँ फैलती हैं हम लोग के यहाँ। और सरकार के द्वारा अभी तक कुछ सुविधाएं आप लोग को मिली? कोई सुविधा नहीं, बस नाई की सुविधा मिली और कोई सुविधा नहीं। कोई अधिकारी कर्मचारी कोई आया? कर्मचारी बाढ़ राहत केंद्र बनाया करके वहाँ पर कोई बैठता नहीं है। कोई नहीं बैठा। जब वहाँ जाओ तो ना कोई डॉक्टर मिलते हैं, ना कोई दवाइयाँ मिलती हैं बाढ़ राहत की। तो इतना बाढ़ है, कैसे आप लोग इसको झेल रहे हैं? अब ये प्राकृतिक आपदा है बंधु, इसलिए झेल रहा हूँ। सरकार से क्या कुछ? सरकार से कोई अपेक्षा नहीं है, पुनः सरकार अपेक्षा पूरा कर पा रही है। अभी तक इतना दिन हुआ बरसात शुरू हुई, इतना दिन से बाढ़ में परेशान है, लेकिन कोई बड़े नुमाइंदे जो है देखे नहीं गाँव। केवल एक लेखपाल है जो रोड पे टहल रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, लेकिन कभी एसडीएम या तहसीलदार स्तर तक किसी ने गाँव तक नहीं देखा गया। लगभग कितने गांव पानी में डूबे हुए हैं? लगभग ये हमारे यहाँ 7-8 गांव पूर्वे हैं, जैसे थरवा, थरुनिया, अम्बरनगर, गोविंदपुर, महरी, वीरपुर, देवलहा, पोखरा, कुट्टी, ये सब गांव जलमग्न है। सरकार से क्या मांगे हैं आप लोगों की? अब सरकार से मांगे हैं कि समयानुसार सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएं। बिन पछताए होत का जब चिड़िया चुग के खेत, हमारा फसल बर्बाद हो गया, हमारा जो है पशु जो है डूब गया, बह गया, लेकिन अब बाल बच्चे सब जो है दवा से परेशान है, दवा के लिए परेशान है, बीमार हैं, गाँव में पीड़ित हैं। दवा के लिए कहाँ जाना पड़ता है? अब दवा के लिए हम लोगों को गौरा चौराहे जाना पड़ता है, यहाँ से 4 किलोमीटर। लगभग कितने किलोमीटर तक पानी भरा हुआ है? आपका पानी 1.5 किलोमीटर पूरा है, गांव से पूरा पानी 1.5 किलोमीटर पानी है और गहरा पानी है। इतना बाढ़ है, कैसे आप लोग इसको सरवाइव कर रहे हैं? क्या करें, बाढ़ तो ही है।
पूरे वहाँ गांव से और यहाँ रोड तक पानी भरा रहता है। अब उसी पानी में से आते जाते हैं। तो क्या सरकार से कुछ मांग है आप लोग की? सरकार से क्या मांगा जाए, जो मांगे जो देंगे सरकार। जैसे स्वास्थ्य के लिए या बाढ़ के लिए कुछ आप लोगों को मदद हुआ सरकार से? कुछ नहीं भी हुआ। हाँ। कैसे आते जाते हैं आप लोग गांव? नाव द्वारा जाते हैं। लगभग कितने घर पानी में डूबे हुए हैं आपके गांव के? लगभग 10-15 घर तो पानी ही पानी में है। अच्छा, कैसे खाना वाना कैसे बनाते हैं आप लोग? खाना वाना सर करना है, कोई के लकड़ी कंधा है या चूल्हा चक्की से बना रहे हैं। तो कहाँ, छत पे बना रहे हैं या नीचे? नहीं, छत पे तो नहीं बन रहा है, नीचे ही बन रहा है, लेकिन पानी घर में डूबा हुआ। और अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं कानपुर की, जहां पर सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और बाढ़ से पहले ही बाढ़ की स्थिति ना हो उसको लेकर भी जगह पर जाकर सर्वे किया है। ये जो बाढ़ अभी तक आई नहीं है, लेकिन जो बाढ़ आगे चल के आएगी तो उसके बारे में हम निरीक्षण करने के आए थे। मतलब इलाके के जायजा लेने आए हैं, किस किस इलाके में बाढ़ आ सकता है, तो उस इलाके की जानकारी लेने। अभी गंगा का जलस्तर जो पहले से थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो थोड़ा निगरानी बनाए हुए हैं। जैसे आगे बाढ़ के हालात तो क्या आप लोग कितनी चौकियां बनाएंगे, क्या कुछ चौकी प्रशासन की होती है, हम उनके साथ काम करते हैं। प्रशासन से आपकी बातचीत हुई? जी जी, इसके बारे में हमारी मतलब बात हो रही है, अलग अलग चैनल से बात होती है कि किस इलाके में बाढ़ आता है, उस समय कौन सी चौकिया वगैरह क्या होगी, उसके बारे में। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के कारण कानपुर में एक बार गंगा का जल स्तर फिर से तेजी से बढ़ रहा है। इस वक्त के न्यूज की टीम मौजूद है कानपुर के बोट क्लब पर। आपको तस्वीरों में दिखा दें कि आप देख सकते हैं कि बोट क्लब की जो है सीढ़ियां भी डूब गई हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों 1.5 लाख क्यूसेक पानी हरिद्वार से छोड़ा गया था, जिसके कारण अब कानपुर में गंगा का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि गंगा का जल स्तर आप देख सकते हैं कि 113 सेंटीमीटर को क्रॉस कर चुका है। 114 सेंटीमीटर चेतावनी बिंदु होती है, तो अब इस वक्त की अगर बात की जाए तो 113 सेंटीमीटर को गंगा का जलस्तर क्रॉस कर चुका है। आज बोट क्लब पर सेना के अधिकारियों ने निरीक्षण किया था और बाढ़ की आशंका के चलते 22 गांवों की सूची बनाई गई है। सेना के अधिकारियों का कहना है कि जिला प्रशासन से लगातार मीटिंग की जा रही है। अगर बाढ़ जैसी कोई भी स्थिति उत्पन्न होती है तो सेना के जवान जिला प्रशासन के साथ मिलकर राहत कार्य में जुटेंगे। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज इंडिया। और अब तस्वीर आपको दिखाएंगे कि जहां पर मेडिकल कॉलेज में लोगों का रेस्क्यू करना पड़ा। बाढ़ का पानी और सिस्टम का फेलियर पूरे मेडिकल कॉलेज में किस तरीके से हावी हुआ, शाहजहांपुर की वो तस्वीर देखिए। ये मेडिकल कॉलेज से जो तीमारदार और मरीज हैं उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से जलमग्न है ये पूरा एरिया। जो मरीजों को किस तरीके से ले जाया जा रहा है। और इस बाढ़ में एक तस्वीर वो भी जिसने सबको झकझोर के रख दिया, जहां पर एक किशोरी की मौत हो जाती है और बाढ़ की वजह से 5 किलोमीटर तक दो भाई बारी बारी अपनी बहन के शव को कंधे पे लेकर गांव जाते हैं। अब इसे सिस्टम का फेलियर कहा जाए या बदनसीबी कि मृतक किशोरी को ये दो भाई किस तरीके से, ये तस्वीरें हैं। वहाँ पर रास्ता जो पलिया गांव है पूरा डूब चुका है, लेकिन प्रशासन की बेरुखी ये तस्वीरें साफ कर रही है कि उस गांव में अभी भी किसी एक सच्चे अधिकारी की दरकार है। क्योंकि पिछले दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ जब इस जिले में आए थे तब कहीं ना कहीं ये बताया गया था कि सारी चीज़ें ठीक हैं, सब कुछ दुरुस्त है। इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ नीरज शुक्ला
बलरामपुर से संवाददाता हैं रोहित पांडे शाहजहांपुर से हैं, कौस्तुभ मिश्रा कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजू शर्मा मेरठ से हैं और आशीष गर्ग है पर्यावरणविद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे हम नीरज शुक्ला का। नीरज शुक्ला चूँकि अभी भी वो उस पूरे एरिया का में थे और लोगों से बातचीत भी की। नीरज, अगर बात की जाए तो प्रशासन के क्या इंतज़ाम है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ बलरामपुर और तमाम जिलों का निरीक्षण कर चुके हैं। नीरज जी विशाल जी, मैं आपको बता दूं कि लगातार जल शक्ति मंत्री भी अभी 2 दिन पहले बलरामपुर पहुंचे थे और मुआयना किया था। उसके साथ ही कल सीएम योगी आदित्यनाथ जिले में पहुंचकर बाढ़ राहत सामग्री लोगों को वितरण किए, वहीं हवाई सर्वेक्षण किया है। लेकिन अगर विशाल जी माना जाए धरातल पर, तो जो तुलसीपुर तहसील के क्षेत्र हैं वहां पर अभी भी बाढ़ की विभीषिका से लोग झेल रहे हैं। अभी आपने देखा होगा जो तस्वीरें आई हैं, वहां पे लोगों को तमाम समस्याएं हो रही हैं, जैसे नाव की व्यवस्था नहीं की गई है। जहां पर नाव की व्यवस्था की गई है वहां 3-4 गांव में मिलाकर एक नाव की व्यवस्था की गई है। लोगों को अभी भी जो सुविधाएं हैं वो मिल नहीं पा रही है, जिससे जिले में अभी भी बाढ़ की विभीषिका से लोग झेल रहे हैं। वहीं अगर प्रशासन की माने तो लगातार प्रशासन अपने जो है आला कमान के साथ पूरी तरीके से बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में लगा हुआ है, जहां पर बाढ़ राहत सामग्री वितरित की जा रही है। वहीं विशाल जी, अगर मैं कहना चाहूँ, पिछले दिनों भी मैंने बताया था कि बलरामपुर जो क्षेत्र है वो बलरामपुर से सटा हुआ, नेपाल से सटा हुआ इलाका है। यहाँ पर पहाड़ी नाले जो हैं, लगभग नदी सहित 26 पहाड़ी नाले बलरामपुर में गिरते हैं। लगातार बलरामपुर में तटबंध का निर्माण न होना, ये लगातार बलरामपुर, ये पिछली बार भी यही समस्या थी जब आप लोगों के बीच थे। मैंने आपसे सवाल तटबंध को लेकर पूछा था, तब लोगों का ये कहना था कि सिर्फ पेपर में कार्य हो रहा है, तटबंध अभी तक नहीं बनाया गया, जिससे कई गाँव में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। नीरज जी विशाल जी, हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे तटबंध को लेकर, जो तटबंध का निर्माण नहीं हुआ है। जी, क्या नाम है आपका? सतीश चंद्र पांडे। क्या मतलब बलरामपुर में बाढ़ को लेकर क्या? बाढ़ को लेकर हमारे यहाँ बहुत समस्या है बलरामपुर जिला में। जी, जैसे क्या समस्याएं हैं? समस्या है, सबसे पहले तो समस्या है बांध का। बांध बहुत हमारे यहाँ काफी दिन पहले बांध का उसका काम हुआ था, उसके बाद में काफी जगह सब ध्वस्त हो गया है। सारा पानी नदी का सब क्षेत्र में घुस जाता है, गांव में घुसा है, गांव में रास्ता ब्लॉक है, काफी घरों में घुस चुका है, काफी दिक्कतें आ रही लोगों को। प्रशासन के द्वारा क्या मदद? प्रशासन की तो घोर लापरवाही जी, क्योंकि जब बाढ़ का समय आता है, बारिश का समय आता है, तो सारे अधिकारियों का नजर उस बांध पे, उस नदी पे होता है, और उसके बाद जब बाढ़ की पानी खत्म हो जाती है, सूखा हो जाता है, वो काम करने में जब आसानी होता है तो कोई अधिकारी वहाँ काम नहीं करता। अभी मैं गया था, देखा हूँ इस रास्ते पर, वहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया गया है लोक निर्माण विभाग की तरफ से कि पुलिया क्षतिग्रस्त है भारी। उस पुलिया को हमने पीडब्ल्यूडी विभाग के जेई को कम से कम 2 साल पहले इन्वाइट किया था कि सर यहाँ पे ये रास्ता थोड़ा सा डैमेज है, पुलिया ध्वस्त है। उसके बारे में विधायक जी को भी बताया था और उनको भी बताया था। विधायक जी ने भी अधिकारी को फोन किया था, लेकिन कोई अधिकारी को सुनवाई नहीं की। क्या लग रहा है आपको, अगर वो पुलिया गिर गई तो कितने गांव संपर्क से टूट जाएंगे? 50। ये रोड सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो उनका मंदिर है देवी पाटन, वहां जाता है और सीधा अयोध्या जाता है। अगर ऐसे में पुलिया टूट गई तो तमाम काफी समस्या होगा, काफी लोगों की परेशानी। आज से ही समस्या हो गया है, बड़ी गाड़ी प्रवेश नहीं हो रही है, उधर कोई लोड ट्राली नहीं जा रही है, स्कूल बच्चों का परेशानी है, आना जाना सब बंद है। तटबंध को लेकर क्या कहेंगे? तटबंध को लेकर तो बहुत समस्या है, अगर यही लापरवाही रहा तो अगले साल तक यहाँ कम से कम सैकड़ों गांव बह जाएंगे। जी, हमारे साथ और कुछ लोग हैं। जी, क्या नाम है आपका? क्या समस्याएं हैं आप लोग को? समस्या है तटबंध टूट के, तटबंध की तरफ से पानी जो आ रहा है वो गांव में घुस रहा है। तो क्या तटबंध का निर्माण नहीं हुआ है राप्ती पे? नहीं हुआ है, आधा अधूरा। तो क्या प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि जितना जल्द हो सके उसका निर्माण पूरा करा के ये पानी जो आ रहा है इसको रोकना। और क्या समस्या है? सरकार द्वारा कुछ आप लोगों को लाभ मिल रहा है कि नहीं? नहीं, लाभ तो मिला है, मिला है और तमाम लोगों को बाकी है। ये सही था। जी विशाल जी, ये हमारे साथ कुछ लोग थे, उन्होंने बताया कि जो तटबंध का मेन इशू है बलरामपुर में, जो राप्ती नदी पर तटबंध का निर्माण पूरा नहीं हुआ, इसके कारण जिले में बाढ़ की समस्या बनी रहती है। वहीं लोगों का कहना यह भी है कि
जो अधिकारी हैं वो जब बरसात का समय आता है, उसमें जब राप्ती नदी में बाढ़ आ जाती है, तब प्रशासन के द्वारा इसमें कवायद तेज की जाती है और तटबंध का निर्माण कराना शुरू होता है, अप्रोच का कटान रोकना शुरू होता है। ऐसे में जब राप्ती नदी उफान पे ना रहे, उसमें पानी ना रहे, उसके पहले ही तटबंध का निर्माण हो जाए, अप्रोचों का मरम्मत हो जाए, पुलियों का मरम्मत हो जाए, ऐसे में प्रशासन को यह ध्यान देना चाहिए, लोगों का यही कहना है। जी विशाल जी। अब अगला रुख करते हैं। बिल्कुल नीरज, आप बने रहिए हमारे साथ। हम जहाँ रुख करेंगे कौस्तुभ मिश्रा का, वो कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौस्तुभ, अगर बात की जाए तो कानपुर में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सेना ने भी उस पूरे एरिया का निरीक्षण किया। कल जब आपने बात की, उन्होंने कहा कि हम लगातार पुलिस के टच में हैं और कई बार ये स्थिति देखने को मिली है, जो बैराज है वहाँ पर लोगों को बाकायदा रोड पर आना पड़ जाता है जब बाढ़ की स्थिति बनती है। अभी भी आप जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर भी लग रहा है कि जैसे गंगा खतरे के निशान के करीब पहुँचती जा रही है, वैसे वैसे गाँव के जो लोग हैं उनके मन में एक डर सताने लगा है। जी विशाल, बिल्कुल आपको बता दो, कानपुर में जो गंगा का जलस्तर है वो चेतावनी बिंदु के पास पहुंच गया है। अगर गंगा बराज की बात की जाए तो 113 सेंटीमीटर यहाँ पर गंगा का जलस्तर पहुंच गया है। बताया गया है कि 114 सेंटीमीटर चेतावनी बिंदु होती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु के पास पहुंचा, उसको देखकर जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं अलर्ट मोड पर आ चुके हैं। कल गंगा बराज पर सेना के जवानों ने भी निरीक्षण किया था। 22 गांवों की एक सूची बनाई गई है। आशंका जताई जा रही है कि ये 22 गांव बाढ़ से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। सेना के अधिकारियों का कहना है कि लगातार जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर बाढ़ से निपटने के लिए हर एक संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और अभी की क्या स्थिति है गांव के लोगों से अगर आपकी बात हुई, जो बैराज के आसपास के गांव हैं, वहां को लेकर तमाम ये खबरें आती हैं कि उन तक राहत सामग्री नहीं पहुंची है। प्रशासन कहाँ पहुंच चुका है, किन किन लोगों से बातचीत कर चुकी है, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दो, पिछले साल कानपुर में बाढ़ ने जबरदस्त कहर दिखाया था, जिसके बाद फिर जिला प्रशासन पर तमाम आरोप लगे थे कि इस समय पर राहत सामग्री नहीं पहुंच पाती। तो इस बार प्रशासन ने अभी से ही हर एक चीज का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। हर एक चीज की मॉनिटरिंग जिला प्रशासन के अधिकारी कर रहे हैं। जिला प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि अगर बाढ़ जैसी कोई भी स्थिति उत्पन्न होती है तो लोगों को तुरंत रेस्क्यू किया जाएगा और उसके पास समय से ही राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। जी बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे साथ। हम और भी संवाददाता का रुख करेंगे। हम सीधे रोहित पांडे की तरफ करेंगे। रोहित पांडे शाहजहांपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, जो तस्वीरें हैं वो सबके सामने हैं, किस तरीके से मेडिकल कॉलेज डूबा, किस तरीके से सड़कों पर पानी आया और बसों में और एम्बुलेंस में कहीं ना कहीं लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। मरीजों को उनको उसी पानी के बीच से बाकायदा स्ट्रेचर से ले जाया जा रहा है और कुछ भी बड़ी आपदा का इंतजार कर रहे हैं, मुझे लगता है, शाहजहांपुर प्रशासन। जी देखिए, मैं आपको तो लगातार बारिश हो रही थी और चेतावनी भी दी गई थी कि शाहजहांपुर में 2 नदियां हैं तो 5 नदियां, लेकिन 2 नदियां जो सिटी के बगल में है, गर्रा नदी और खन्नौत नदी। चेतावनी दी गई थी कि 2 घरों के अंदर रहे और कहीं ना कहीं बारिश का पानी जो है वो छोड़ा जाएगा बैराज से। उसके बाद बारिश का पानी बैराज से छोड़ा गया और लगातार खन्नौत नदी का जलस्तर बढ़ता चला गया। स्तर बढ़ने के बाद लोगों को घरों से रेस्क्यू करना पड़ा। सेना बुलाई गई, सेना लगने के बाद रेस्क्यू कर लोग निकाले गए। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, काफी टीमें लगाई गई, जिला प्रशासन लगा है, पुलिस प्रशासन लगा है। उसके बाद फिर गर्रा नदी का पानी छोड़ा गया। गर्रा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद मेडिकल कॉलेज के कमरों में पानी लगातार बढ़ता चला गया। वहां पर प्रशासन अलर्ट हुआ, काफी लेट अलर्ट हुआ। अगर पहले से ही अलर्ट हो जाता तो शायद कहीं ना कहीं स्ट्रेचर पर जो आप तस्वीर देख रहे होंगे, मरीजों को खींचते हुए निकालने की ये स्थिति नहीं आती। स्ट्रेचर नहीं लेने पड़ते, पहले ही कहीं ना कहीं मरीजों को शिफ्ट किया जा सकता था, लेकिन प्रशासन लेट अलर्ट हुआ। 300 के आसपास जो मरीज थे उन्हें मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर से निकालकर प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। सत्यनारायण हॉस्पिटल है, कृष्णा हॉस्पिटल है, ऐसे तमाम हॉस्पिटल हैं जिनमें मरीजों को ले जाया गया और एडमिट किया गया है। उसके बाद देखा जाए तो आज सुबह की स्थिति, रात एनडीआरएफ की टीम आई है और टीम आई है, लोगों ट्रैक्टर से रेस्क्यू, जो व्यक्तिगत लोग होते हैं, संगठन होते हैं, वो रेस्क्यू कर रहे हैं। सेना स्टीमर से, नाव से रेस्क्यू कर रही है। लगातार लोगों को निकाला जा रहा है, लेकिन जो शाहजहांपुर का एरिया है वो अधिक बाढ़ग्रस्त हो चुका है। लोगों को अपनी जान बचाना मुश्किल पड़ रहा है। जी बिल्कुल रोहित, अगर बात की जाए तो प्रशासन का इसमें क्या कुछ कहना है, क्योंकि अब तो कुछ कहने लायक बचे ही नहीं है। जैसे कि तस्वीरें जहां पर अभी आप खड़े हैं वहां पर भी वो पानी का स्तर बता रहा है कि प्रशासन ने और जनप्रतिनिधियों ने कितना काम किया शाहजहांपुर में। ये तो सुरेश खन्ना, जो कि यूपी के सबसे शक्तिशाली मंत्री है, उनका गृह जिला है शाहजहांपुर का, लगभग 8 बार के विधायक हैं वो यहाँ से। सुरेश खन्ना का घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे हनुमान धाम है, हनुमान जी की वो मूर्ति है, इसके बगल में ही सुरेश कुमार खन्ना जो कैबिनेट मंत्री है शाहजहांपुर के, उनका घर है।
वो यहाँ पे निरीक्षण करके गए थे। अधिकारियों को उन्होंने दिशा निर्देश दिए थे कि जो व्यवस्थाएं हो सकती हैं उन्हें चुस्त दुरुस्त करें और लोगों को रेस्क्यू कर निकालें, लोगों तक खाना पहुंचाएं, जो सामान स्वास्थ्य का होता है पहुंचाएं, दवाइयां पहुंचाएं। तो कहीं प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन ये मंत्री और विधायकों से कहीं ना कहीं ऊपर हटके बात होती है। जब प्राकृतिक आपदा आती है तो मंत्री और विधायक उसमें कुछ नहीं कर सकते। लगातार सांसद, विधायक, मंत्री सारे लोग निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। जब सेना लगती है तो कहीं ना कहीं ये बात बहुत आगे बढ़ जाती है। तो यही शाहजहांपुर में हुआ है। दो नदियां दोनों उफान पर हैं और उसके बाद देखा जाए तो कहीं ना कहीं उफान पर आने के बाद ये अपना विकराल रूप ले चुकी है, जो अब इस स्थिति को बिगाड़ चुकी है काफी। और मंत्री यहाँ पर सुरेश कुमार खन्ना लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और आप हमारे पीछे देखेंगे हनुमत धाम में ये पूरा एरिया, लोग हैं हमारे साथ, काफी लोग खड़े हुए हैं पीछे। आप इधर दिखाएंगे हमारे कैमरा पर्सन आपको कि देखिए वो पुल है, ये हनुमत धाम का, लोग आ रहे हैं, ये जल स्तर है, लोगों से बातचीत करेंगे। आप बताइए यहाँ पानी कब से बढ़ा हुआ है, कितना पानी बढ़ा हुआ है यहाँ पर, कब से बढ़ा हुआ है और ये कब से कम हुआ नहीं हुआ है? कल तो बहुत ज्यादा था, थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा कम हो गया, आज बहुत ही कम हो गया। ये लोगों ने, प्रशासन ने कुछ अलर्ट किया था, बताया था कि आप लोग हट जाइए। अलर्ट किया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने सोचा हटेंगे, लेकिन जब रेस्क्यू टीम आई उसके बाद हटाएगा। अब आप बताइए ये पानी जो है पहले से कम हुआ है कि कुछ बढ़ रहा है लगातार? अनम्यूट कर लीजिए रोहित अपने आप को। यहाँ पर कभी भी पानी आने की संभावना भी नहीं होती। आज वो भी 6 से 8 फीट के आसपास डूबा हुआ एरिया और हम उसके पास के ही रोड पर खड़े थे। बिल्कुल, मैं जरा मेरठ से हमारे सहयोगी राजू शर्मा भी लगातार बने हुए हैं, हम आपके पास आएंगे। रोहित आप बने रहिए हमारे साथ, राजू शर्मा का रुख करेंगे। राजू, मेरठ की क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए विशाल, मेरठ में जो बख्तर कहर है वो लगातार जारी है। मेरठ का एक एरिया पड़ता है हसनापुर, जो बिजनौर को भी जोड़ता है, उसी पर एक मार्ग पड़ता है भेमकुंड मार्ग, वहां पर भी लगातार जो बाढ़ का कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भेमकुंड जो मार्ग है उसके पास ही गंग नहर जो है वहां से होकर गुजरती है। उसका जब जो जलस्तर जब बढ़ता है तो वहाँ के जो लोग है, रोजमर्रा के काम को लेकर जो लोग निकलते हैं उन्हें बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बिजनौर के लोग है ग्रामीण क्षेत्र के, वो काम करने के लिए मेरठ आते हैं और जब मेरठ आने के लिए उन्हें इस रास्ते का उपयोग जो है वो करना पड़ता है। वो भेमकुंड मार्ग है, वो इस मार्ग अभी लगभग 1 सप्ताह पहले क्षतिग्रस्त हो गया। जो मिट्टी थी उसके नीचे की वो खिसक गई, बह गई पानी में, तो अब जो वो रास्ता है वो बंद पड़ा है। अब जो बिजनौर के तमाम जो लोग, किसान अब मेरठ के लिए आते थे, उन्हें काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। काफी लोग को उसी पानी से निकलकर जो है कड़ी मशक्कत करने के बाद मेरठ पहुंच रहे हैं और कई लोगों ने जो है आना बंद कर दिया है, क्योंकि जब वहां पर जल भराव है ये बड़ी तरफ लोगों के सामने नजर आ रही है। हालांकि मेरठ प्रशासन अलर्ट होने की बात पहले से कर रहा था कि हमने तमाम जो बाढ़ से निपटने की जो तैयारी है वो पहले ही कर ली है, लेकिन किस तरह की तैयारी की गई है, ये जो भेमकुंड मार्ग है जब वो क्षतिग्रस्त हुआ तो तमाम जो पोल है वो मेरठ प्रशासन की खोलते हुए नजर आया। लेकिन अब जो मेन समस्या है बिजनौर से जो लोग मेरठ के लिए आते हैं, किसान जो आते हैं खेती करने के लिए, क्योंकि बिजनौर के कुछ किसान ऐसे हैं जिनकी जो खेती है वो मेरठ के बॉर्डर पर पड़ती है और उन्हें उस खेती करने के लिए उसी भेमकुंड मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन अब उनके सामने बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। हालांकि अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं उस मार्ग को ठीक कराने के, लेकिन जब तक जल स्तर जो है कम नहीं होगा तब तक वो मार्ग दोबारा नहीं बन पाएगा। बिल्कुल, आप बने राजू हमारे साथ। हम जरा आशीष गर्ग जी के पास चलेंगे, पर्यावरणविद हैं। और आशीष जी, आप बाढ़ की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जब रास्ता रोक दिया गया है पानी का तभी वो शहरों का रुख हो रहा है? पहले ऐसा नहीं होता था कि कुछ एरिया था वहाँ पर होती थी दिक्कतें, लेकिन अब तो ये हर एक शहर में पानी घुसने लगा है, लोगों के घरों में पानी आ रहा है। इसका कहीं बड़ा कारण वो तो नहीं जो हम लोगों ने, जो आज के जनमानस ने पानी के रास्ते को रोका है, तालाबों को, नहरों को पाटने का काम किया है? जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। और ये देखिए, जो जिस तरीके से बाढ़ का पानी लगभग हर एक शहरों में ये घुस रहा है और लोगों को परेशानियां कितनी हो रही हैं, और वो जो एक छोटी क्लिप देखी थी बड़ी विचलित करने वाली है। तो ये कुछ हमें इसमें कहीं ना कहीं हमारा जो एक शहरीकरण जो काफी विस्तृत तरीके से बढ़ता चला जा रहा है, और साथ ही साथ इसके जो एडवांस में प्लानिंग नहीं हो पाती, जब बाढ़ एकदम उसकी विभीषिका बढ़ जाती है तभी हम लोग
कह सकते हैं कि उसमें हम उस पर संज्ञान लेते हैं और ये निरीक्षण होते हैं इसके, और तब तक तो स्थिति काफ़ी बाहर निकल जाती है। तो देखिए ये क्या है कि ऐसा नहीं है कि बाढ़ ये पहली बार आ रही है। अभी जो जलवायु परिवर्तन की वजह से अचानक जो बारिशें हो रही हैं और जल स्तर जो डैम्स में या बैराज में भी एकदम बढ़ रहा है, वीडियो ना म्यूट करो। तो ये सबको देखते हुए हमको कुछ पहले से एडवांस में सोचना पड़ेगा, इसको बड़ा गंभीरता से लेना पड़ेगा। मुझे लगता है यदि हम इसको वही 20-25 साल पुरानी स्ट्रेटेजी से चलते रहे तो ये ठीक ही रहेगा। इसको एक काफ़ी गहनता से इस पर विचार करके ही कुछ हमको कदम बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं हर शहरों में ये बाढ़ का पानी आ रहा है और इतना लोगों को परेशानी हो रही है, और साथ ही साथ ये जो विषय है इसको मुझे लगता है बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। तो हम ये मान के चल रहे हैं जब कुछ होगा तब देखा जाएगा, तब तक तो स्थिति काफ़ी विकराल हो जाती है। और ये जो वाकई में जो इस तरीके का परेशानी लोगों को हो रही है, कुछ लोग, हमें टाउन प्लानिंग जो एक सब्जेक्ट है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। देखिए कुछ बेरोक टोक कंस्ट्रक्शन हर तरफ होती चली जा रही है। अब मुझे नहीं पता है कि मेडिकल कॉलेज वो किस नदी के किनारे ही क्यों बना था, या मुझे मालूम नहीं है एग्जैक्टली लोकेशन। तो कुछ हमें सोच के चलना पड़ेगा कि नदी का जो तट है उससे कुछ दूर हट के कोई कंस्ट्रक्शन अलाउ की जाए, नदी को भी बहने का पूरा स्पेस दिया जाए। तो ये सब कुछ बातें हैं, मुझे लगता है इन पे गंभीरता से विचार करना चाहिए। और हर बार आर्मी को डिप्यूट करना भी एक अच्छा साइन नहीं है। बिल्कुल। हमको ये और मुझे आशीष जी एक चीज़ और लगती है, जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज, मैं कह रहा हूँ नदी से बहुत दूर भी है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने सारे रास्ते पानी के रोक दिए होंगे तभी वहाँ पर आया है। वरना जिस तरीके से अब देखिए कि सेना आके वो निरीक्षण करके जा रही है, बलरामपुर की तस्वीरें देखिए आप ज़रा, कि ऐसा नहीं ये पहली बार ऐसा हो रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि लगातार ही ऐसा हो रहा है। इसको लेकर कुछ तटबंध की बात वहाँ पर आ रही है सामने, वहाँ पर और चीज़ों की बातें आ रही हैं। अब जैसे रोहित पांडे शाहजहांपुर से बता रहे हैं कि भाई वहाँ पर मंत्रियों ने और विधायकों ने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन अधिकारी उस चीज़ पर लगते ही नहीं। अब जब हो गया है सब कुछ तब उस पर मोर्चा संभाला गया है। आशीष जी, आपको बिल्कुल सहमत हूँ आपसे कि होने के बाद इन पे संज्ञान लिया जा रहा है। ये पहले से ही हमको नदी का रास्ता तो देखिए सबको मालूम है, तो हमको उसका नदी को बहने का अपना पूरा देना चाहिए। लेकिन अब यदि कोई शहर उसके किनारे बस गए हैं तो जो तटबंध एम्बैंकमेंट बनने चाहिए, और नदी को थोड़ा बहुत जितना कोशिश की जाए डाइवर्ट उसका पानी ना आ पाए शहरों में, उसका भी प्रबंध करना चाहिए। आप ही के वीडियो में मैं देख रहा था कि वो 2-3 साल पहले लोगों ने अपनी शिकायत रेज की थी विधायक और या जो भी तंत्र से, लेकिन वो शायद उस पर बड़ा धीरे काम चला। तो ये अब आजकल सैटेलाइट GIS टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, हमको पता रहता है कि बाढ़ का पानी कहाँ कहाँ जा सकता है। तो अब इन चीज़ों पे मुझे लगता है इन चीज़ों पे ध्यान कम है। आपकी बात को ही मैं सहमत हूँ कि भाई जो बारिश का पानी है, नदी का बहाव है, वो कहीं कहीं रुक रहा है, तभी तो उन जगह पे जा रहा है पानी। तो ये सब चीज़ों को एक समग्रता से, मतलब टेक्नोलॉजी है आज के पास, हमारे पे पैसे की कमी नहीं है, काफ़ी प्रोजेक्ट्स में हम पैसा लगा रहे हैं, लेकिन ये एक नया सब्जेक्ट आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा जो क्लाइमेट रेजिलिएंट, हमको उन तरीकों पे काम करना पड़ेगा। देखिए क्लाइमेट चेंज की वजह से और विभीषिका ये ज़्यादा बढ़ेगी। ऐसा नहीं है बाढ़ पहले नहीं आती थी, बिल्कुल आती थी, लेकिन अब ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ये इनकी इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी बहुत बढ़ेगी। तो हमको जो भी कंस्ट्रक्शन करनी है, रोड, रेलवे लाइन्स या पुल्स वगैरह बनाने हैं, इनको हमको बड़े क्लाइमेट रेजिलिएंट स्ट्रक्चर से बनाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि कितने पुल गिरते जा रहे हैं, तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है। हमारा जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, पर मुझे लगता है इस तरफ कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। और आप जो आपने बताया कि बिल्कुल ये नदी के बहाव रुकने की वजह से ही ये सारे पानी मतलब शहरों में एंटर कर रहे हैं और ये लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है। बिल्कुल, मैं जरा रुक करूंगा नीरज शुक्ला का। नीरज, आप हमें सुन पा रहे हैं? नीरज, तटबंध को लेकर बातचीत हो रही थी, लोग बड़ा परेशान है तटबंध को लेकर, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि घाघरा नदी हो चाहे राप्ती नदी हो, पूर्वांचल में स्थिति ये हर बार की होती है। कभी बलरामपुर का बस स्टेशन डूब जाता है, कहीं कुछ तस्वीरें सामने आती हैं, मतलब डूबने का इंसेंस कि वहाँ पानी भर जाता है।
गांव के ये हालात हैं तो शहर से हम उम्मीद नहीं लगा सकते। क्या गांव में भी तालाब को पाटना शुरू हो चुका है? जी विशाल जी, मैं बता दूं कि इस बार तो नहीं, लेकिन जो 2022 में बाढ़ आई थी वहां बलरामपुर में पूरे नगर पालिका क्षेत्र में भी बाढ़ का पानी पहुंच गया था, यहां तक कि डीएम ऑफिस तक पानी पहुंच गया था। ऐसे में विशाल जी मैं बता दूं कि बलरामपुर में सबसे बड़ी समस्या जो है कि राप्ती नदी पे तटबंध न बनना, और इसके साथ ही तटबंध जो राप्ती नदी से नहरों का निर्माण हुआ है वहां पे सैफन का निर्माण नहीं किया गया है, जिससे पानी को इधर से उधर भेजा जाए। क्योंकि जो पानी बरसात का पानी है या पहाड़ी नालों का पानी है वो आके गांव के तरफ जम जाता है, जिससे वो काफी दिनों तक जमा रहता है। ऐसे में किसानों का फसल भी खराब होता है, आवागमन भी बाधित होता है। अभी मैंने जीरो ग्राउंड पे जाके लगभग आधा दर्जन गाँव में लोगों से बातचीत किया, तो उनका कहना यही है कि अगर राप्ती नदी पर समय रहते ही तटबंध का निर्माण पूरा करा लिया जाए तो इससे बाढ़ की विभीषिका से बचा जा सकता है। लेकिन सरकार के द्वारा केवल फाइलों में ही तटबंधों का निर्माण होता है और उसके साथ ही ग्रामीणों को इसकी समस्या से झेलना पड़ता है। वहीं आपको बता दूं कि पहाड़ी नाले जो हैं इनकी कोई वो नहीं होती है कि सफाई होनी चाहिए इनकी, जैसे बालू जम गया है उसमें तो उसकी सफाई होनी चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार कई वर्षों से सफाई नहीं हो रहा है, कागजों में ही सफाई का कार्य होता है, जिससे जो पहाड़ी नाले हैं वो गाँव में पानी उनका जाता है, इससे लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। साथ ही अगर अधिकारियों की बात की जाए तो उनका कहना है कि लगातार हमारे द्वारा तटबंधों का निर्माण कराया जाता है, लेकिन ये दिख नहीं रहा है। बलरामपुर जिले में तकरीबन आपको बता दूं कि जो उतरौला तहसील पड़ता है यहाँ पे लगभग तटबंधों का निर्माण हुआ ही नहीं है, कहीं कहीं हुआ है तो वो भी कटान हो गया। जी विशाल जी बिल्कुल, मैं कौस्तुभ का रुख करूंगा। कौस्तुभ, अगर बात की जाए कानपुर की तो हम फिर से वही देख रहे हैं, इस बार थोड़ा अपग्रेड हुआ है, लेकिन पिछली बार के मुकाबले अभी भी वहां से लोगों को हटाया नहीं गया है, फिर वही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। निरीक्षण जरूर सेना ने कर लिया है, लेकिन लोकल प्रशासन से उस तरीके की उम्मीद नहीं है, क्योंकि बैराज के आसपास या पूरे शहर की हम बात करें, तालाबों का जो एक जाल था वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया। और दूसरी चीज की सफाई, नाले सफाई पर खुद महापौर ने ही अधिकारियों को लताड़ा है। जी विशाल, बिल्कुल आपको बता दूं कि कानपुर में कटरी किनारे बसे कम से कम 22 से ज्यादा गांवों पर बाढ़ का खतरा जो है मंडरा रहा है। अगर पिछले साल की बात की जाए तो बाढ़ आने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हुआ था, लेकिन इस बार जिला प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि वो लोग हर एक स्थिति की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं अटल घाट पर, आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि अटल घाट की सीढ़ियों तक देखिए पानी आ चुका है, और लोग, हालांकि कुछ लोग बैठे जरूर हुए हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन जो है वो गंगा किनारे जाने की लगातार सबको मना कर रहा है और किसी को भी नहाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। लगातार जिला प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनका कहना है कि वो लोग इन 22 से ज्यादा गांवों की ओर निगरानी कर रहे हैं। अगर बाढ़ जैसी स्थिति कोई भी बनती है तो तुरंत लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा। आपको बता दें कि अटल घाट पर नावों को भी खड़ा कर दिया गया, उनमें सारे लाइफ जैकेट और सारे इक्विपमेंट्स भी लगा दिए गए। जी बिल्कुल, मैं जहाँ रुक करूँगा उससे पहले शाहजहांपुर का, लेकिन उससे पहले वीके पाठक झांसी से एक दर्शक हमारे साथ। वीके पाठक जी, अपनी बात को रखें। झांसी में सर यहाँ भी समस्या ऐसी है पानी की कि जहाँ नाला होना चाहिए वहाँ सफाई नहीं होती है, न नाला है। नगर निगम अपनी बात रखता है कि हमारी जमीन नहीं है, और पानी भरा हुआ आ रहा है 2-3 किलोमीटर दूर से, घरों में पानी भरता है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला है। हेलो, बिल्कुल, आप बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात को रखने के लिए। शाहजहांपुर चलेंगे, रोहित पांडे लगातार बने हुए हैं। रोहित, अगर बात की जाए तो बाकायदा एक बहुत बड़ा बजट आता है नाले सफाई को लेकर, शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर। मुझे लगता है अगर वही अधिकारी सही से काम कर रहे होते तो ये स्थिति ना होती जहां पर अभी आप खड़े हैं। रोहित, अनम्यूट कर लीजिए जिससे हम आपको सुन पाए। चलिए, रोहित तक हमारी आवाज नहीं पहुंची। एक दर्शक और गिरीश शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गिरीश जी, अपनी बात को रखें। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो 12 जिलों में 633 गांव में पानी घुसा है, भगवान करे इनका रक्षा हो लोगों की। सरकार को इनकी समस्याओं को देखना चाहिए, और साथ साथ में जो जनप्रतिनिधि हैं
अपने जितने भी संगठन हैं उनको लेकर के इनकी मदद पे उतरें, खाना पीना बांटें। अगर जनता से कुछ पैसे का सहयोग की आवश्यकता है तो अनाउंस करें, जनता देने को तैयार है। और रह गया जो नाले की सफाई आप बार बार उठाते हैं, नाले की सफाई का काम तो 10-20 साल से बंद कर दिया गया। वो तो केवल सरकारी खजाने से पैसा निकालने का तरीका निकाला गया है कि साल में एक बार कुछ ठेके पे आदमी बुला लिए और इधर थोड़ा निकाला उधर निकाला। नालों की सफाई 10-20 साल से हो ही नहीं पाई। पहले रेगुलर सफाई होती थी नालों की तो वो हो पाती थी। इस तरह से नालों की सफाई कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब रोज हम सफा नहीं करेंगे किसी नाले को तो एक दिन में 10-20 आदमी बुला लिए, उसमें इतना मलबा निकलता है, उसको देख के ही वो भाग जाते हैं। थोड़ा मलबा निकालते, अगर पूरा मलबा निकाल दे तो किसी भी सरकार की कोई भी नगर निगम उठाने की क्षमता नहीं रखता है उतना मलबा उठा सके, इसलिए वो निकालते ही नहीं मलबा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी अपनी बात को रखने के लिए। मैं रोहित पांडे के पास चलूंगा। रोहित, आप हमें सुन पा रहे हैं? बहुत कम सुन पा रहा हूँ, कम आगे। जी रोहित, मेरा सवाल था किसी अधिकारियों का कुछ कहना, अधिकारी से एक दिन के मंत्री जी और सांसद विधायक के ही दबाव में काम कर रहे हैं क्या? वो कर भी नहीं रहे, क्योंकि अगर उन्होंने काम किया होता, उन्होंने पहले ही रूपरेखा तैयार की होती तो ये स्थिति ना आती। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, अधिकारी तो काम करते ही हैं, लेकिन जो शासन बजट भेजता है उस पर सही से काम नहीं हो पाता। यहाँ के विधायक मंत्री लगातार कोशिशें करते हैं, कहीं ना कहीं अधिकारी अपनी मनमानी जरूर करते हैं। क्योंकि कल रात मैंने भी एक बार अधिकारी को फोन किया था, कहा था कुछ लोग फंसे हुए हैं, तो आश्वासन मिला कि उनको निकाल लिया जाएगा, लेकिन सुबह तक उनको निकाला नहीं गया। फिर उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने ट्रैक्टर द्वारा उनको निकाला। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही अधिकारियों की रहती है। बजट आता है तो नाले साफ नहीं हो पाते हैं, तालाब साफ नहीं हो पाते, काफी चीजें चलती हैं। तो अधिकारियों की मनमानी तो कोई नई बात नहीं है, वो हमेशा ही करते हैं। कहते हैं कि आने वाले टाइम में करा देंगे, पहले कराया था लेकिन बाढ़ भारी आ गई है तो इसकी वजह से ये पानी भरा हुआ है। तो अधिकारी तो मनमानी करते हैं, लेकिन यहाँ के जो मंत्री हैं सुरेश कुमार खन्ना, उन्होंने लगातार मोर्चा संभाला हुआ है, डीएम को साथ लेकर घूम रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो लोग फंसे हैं उनको निकाला जाए। और बाढ़ की स्थिति जो है वो बहुत ही भयावह हो चुकी है शाहजहांपुर में। आज तक ये कभी नहीं हुआ है ऐसा दृश्य। जो हमने लोगों से बात की है, बुजुर्ग लोगों से बात की, उन्होंने कहा हमारे सामने भी ऐसा कभी नहीं हुआ। शाहजहांपुर में इस तरीके से बाढ़ कभी नहीं है। शाहजहांपुर के सारे रोड ब्लॉक कर रखे हैं, दिल्ली लखनऊ हाईवे नेशनल जो है उसे ब्लॉक कर रखा है, सारे रास्ते बंद कर रखे हैं, कोई कहीं नहीं जा पा रहा है, सारे लोग घर में लॉक हैं। और कम से कम 4 से 1000 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। सेना लगी है, एनडीआरएफ लगी है, एसडीआरएफ लगी है, तमाम बल लगे हुए हैं जो लोगों को निकालने का लगातार काम कर रहे हैं। और सुबह से लेकर शाम तक, कल से परसों तक ये लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अभी भी चल रहा है। जिलाधिकारी का कहना है कि आज शाम को 1.5 फीट के आसपास पानी कम होगा गर्रा नदी का। देखना ये होगा कि आज शाम को पानी कम होता है नहीं होता है। बिल्कुल, और अधिकारियों क्या कुछ कहना है। मैं राजू शर्मा के पास चलूंगा। राजू, अगर बात की जाए हस्तिनापुर की तो एक विधानसभा है, मुझे लगता है जिस तरीके से उस पूरे एरिया में ये दिक्कत है, लेकिन अधिकारी, नगरपालिका और जो भी वहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी पूरी जो मेहनत है ना, जो काम है, उससे भागते नजर आते हैं। वो ना नाला सफाई पे बात करते हैं, वो ना रोड पर आ रहे पानी पर बात करते हैं, वो सिर्फ अपने आप में मगन है और अपनी गाड़ी में घूम रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए विशाल, हस्तिनापुर वही विधानसभा है जहाँ से लखनऊ की जो कुर्सी है यानी मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो तय होती है। कहा जाता है कि हस्तिनापुर से जिस पार्टी का विधायक जीत कर जाता है, लखनऊ में सरकार उसकी ही बनती है, मुख्यमंत्री लखनऊ की सीट पर उसी पार्टी का बैठता है। तो उसी हस्तिनापुर में अब जो बाढ़ का कहर है वो सामने निकल कर आ रहा है। बड़ी समस्या यहाँ पर लोगों को हो रही है। हालांकि अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं और समाधान की बात कर रहे हैं, लेकिन समाधान जमीनी स्तर पर जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, क्योंकि बाढ़ से पहले ही मुख्यमंत्री ने अलर्ट कर दिया था अधिकारियों को कि अधिकारी जाए और क्षेत्र में देखे कि कहाँ फाइलों में गए तो दूर करने का जो प्रयास है वो भी फाइलों में किया, लेकिन हकीकत में जो जमीन पर काम होना चाहिए था, बाढ़ की जो समस्या उत्पन्न होने वाले जो क्षेत्र थे वहां पर जो काम होना चाहिए था वो वहां पर काम नहीं किया गया। इसकी वजह से जो भीमकुंड मार्ग है वो क्षतिग्रस्त हो गया और उसकी वजह से अब जो लोग हैं, बिजनौर से आने वाले जो लोग हैं, जो मेरठ आते हैं खेती के लिए, काम के लिए, रोजमर्रा के जो काम है वो करने के लिए आते हैं, उन्हें अब बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पानी में से निकलकर अपनी जान जोखिम में डालकर पानी से निकलते हैं और उसके बाद मेरठ की सीमा में प्रवेश करते हैं। ऐसे मेरठ के जो लोग हैं वो भी फिर अपनी जान जोखिम में डालते हैं और फिर जो बिजनौर है उसकी सीमा में प्रवेश करते हैं। निदान करते नजर नहीं है जमीनी बिल्कुल राजू, आपकी आवाज़ हम तक सही तरीके से नहीं आ पा रही, हम रुक करेंगे आशीष गर्ग जी का। आशीष जी, लगातार जो बातें हैं कही जा रही हैं कि भाई ये देखिए
जो भी संवाददाता से हम बात करें, अधिकारी बात नहीं सुनते। अधिकारी पर्यावरण को लेकर या बाढ़ को लेकर या तमाम चीज़ों को लेकर मुझे नहीं लगता सीरियस है। कभी आपको भी अगर किसी अधिकारी ने फ़ोन करके पूछा हो कि आशीष जी ज़रा बताइए, गाइड करिए कि कहाँ कहाँ पेड़ पौधे लगा दिए जाएं, कहाँ पर आपको क्या सहयोग चाहिए प्रशासन से, ऐसा अगर आपके साथ हुआ हो तो कोई किस्सा बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल विशाल जी, ये तो कभी ऐसा हुआ नहीं है। और ये तो एक बड़ी, मतलब कह सकते हैं कि मुझे नहीं लगता कि कुछ इस तरीके की चीज आगे होने भी वाली है। ये तो एक बहुत आप एडवांस बात बता रहे हैं कि इस तरीके से लोगों, जनता से पूछ के, उनकी समस्या जान के और उनको भी प्लानिंग में शामिल करके, जो एक हम कहते हैं ना सिविक बॉडी को शामिल करके यदि किया जाए, ये तो अभी मेरे ख्याल से हो नहीं पा रहा है कभी भी। लेकिन अभी जो आपके डिस्कशन में सुन रहा था उसमें जैसे ड्रेजिंग की बात बताई, देखिए नदियों की एक लिमिटेड मात्रा में उसमें से ड्रेजिंग करना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, जो उसमें कई सालों से जो जमा हो जाता है रेत पत्थर वगैरह ये सब आके, तो उनका स्तर भी ऊंचा हो जाता है उनका, तो वो फिर पानी ऑब्वियसली तटों से बाहर निकल के फैलता है। तो जब तक आप लोकल जनता को साथ में नहीं लेंगे या जो यहाँ लोकल एक्सपर्ट्स हैं उनको साथ में लेके काम करेंगे, तो हर बार ये नेता और ये जो एमएलए तो इसको देखिए नहीं करेंगे ना। ये तो एक नीचे एक ग्राउंड लेवल पे ये हरदम ये प्रयास करते रहने चाहिए। कभी कभी चूक हो सकती है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि हर साल यही रिपीटिशन हो रहा है। अगले साल भी होगा, फिर 2 साल बाद भी होगा, 3 साल बाद भी होगा। तो यदि ये बार बार हो रहा है और बढ़ेगा, जैसे मैंने पहले बताया, जलवायु परिवर्तन की वजह से ये चीजें और बढ़ेंगी, तो हमें तो और सजग होने की जरूरत है। केवल बाढ़ आने से 1 महीने पहले भी नहीं चलेगा, आपको तो आज से ही तैयारी अगले साल की करनी पड़ेगी। ये सब इनसे लर्निंग लेके जो हम देख रहे हैं और लोगों को साथ लेके, हमें तो कभी फोन नहीं आया जो आपने बात पूछी कभी। ये तो जब हो जाता है तब हम लोग एनालाइज करते हैं, लेकिन फिर भूल जाएंगे। अभी ये सितंबर अक्टूबर का महीना आएगा, हम फिर भूल जाएंगे, तब हम शायद कुछ और हादसे की बात करेंगे, कुछ और चीजों की बात करेंगे। फिर हम सर्दियों पे आ जाएंगे कि इतनी कड़ाके की ठंड क्यों पड़ रही है। हम तो बस यही सोचते ना, अधिकारी कहते हैं देखिए हमने तैयारियां पूरी कर ली थी और ये तैयारी अभी मानसून खत्म होने के बाद तक होती रहेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं बलरामपुर के पास नीरज शुक्ला के पास चलूँगा, क्योंकि ये बॉर्डर का एरिया है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर नेपाल भी है। और यहाँ पर कितने गांव प्रभावित हैं, कितने लोग, एसडीआरएफ की कितनी टीमें लगी, जरा उस पर बताइए हमें नीरज। विशाल जी, मैं बता दूं कि जिला प्रशासन के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसमें लगभग 41 गांव जो प्रभावित हैं बाढ़ से, वहीं लगभग 50,000 की जो आबादी है वो प्रभावित बताई जा रही है। वहीं जिले में लगभग 95 जो नाव की व्यवस्था की गई है, साथ ही 23 मोटर बोट लगाए गए हैं जिले में। वहीं ये लगातार जो बाढ़ प्रभावित गांव है वहां पर एसडीआरएफ की टीम व एनडीआरएफ की टीम के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं लोगों को यह भी कहा जा रहा है कि अगर घरों में पानी भर गया है तो वो छत पर रहें या उनको वहां से उठाकर जो बाढ़ संग्रहालय केंद्र बनाए गए हैं वहां पे शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन विशाल जी, एक जीरो ग्राउंड की मैं बात करूं अगर, तो मैं जो गांव का अभी जीरो ग्राउंड से रिपोर्ट करके आया हूं, वहां पे जो बाढ़ केंद्र बनाए गए हैं उन वहां के ग्रामवासियों का कहना है कि ना तो यहाँ पर कोई इलाज की व्यवस्था की गई है, ना उनको कोई दवाई मिल रही है, ना पैकेट मिल रहा है, ना कोई बड़ा अधिकारी वहां पर पहुंचा है। केवल लेखपाल के सहारे ही वहां की जो बाढ़ के केंद्र बनाए गए हैं वो चलाए जा रहे हैं। जी विशाल जी बिल्कुल। मैं कौस्तुभ के पास हूँ। कौस्तुभ, कितनी एसडीआरएफ की टीम अभी अलर्ट मोड पर हैं और कितने जो लोग हैं, कितने प्रतिशत लोगों को अभी तक चिन्हित कर लिया गया है कि इन्हें जल स्तर जब गंगा का खतरे के निशान तक पहुंचे तब तक लोगों को रेस्क्यू करके किसी सेफ जगह पे ले जाएगा? कौन सी वो सेफ जगह चुनी गई है कौस्तुभ? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि गंगा बराज के आसपास 22 से ज्यादा गांव है, वहां पर सरकारी स्कूलों को चुना गया है। अगर बात की जाए पिछले साल की, तो जिला प्रशासन इस बार कुछ ना कुछ सबक जरूर लेगा, क्योंकि पिछले साल जिस तरीके से लोग हाईवे किनारे रहने के लिए मजबूर, उनका साफ तौर पर आरोप था कि जिला प्रशासन जो कैंप में नहीं लेकर जा रहा है। इस बार ऐसी कुछ भी स्थितियां जिला प्रशासन नहीं आने देने की बात कर रहा है। जिला प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि अगर बाढ़ की स्थिति आती है तो कहीं ना कहीं वो हर एक चीज पर को जल्दी से जल्दी रेस्क्यू करने की लोगों को कोशिश करेगा और हर एक गतिविधि पर खुद ही जो है मॉनिटरिंग कर रहा है। जी
जी बिल्कुल रोहित, अगर बात की जाए तो कितनी टीमें लगी हुई हैं एसडीआरएफ की बाढ़ को लेकर? मैं आपको बता दूं कि सेना की 4 कंपनियां लगी हुई हैं, एनडीआरएफ की 20 टीमें लगी हुई हैं यहाँ पर जी, और तमाम पुलिस बल प्रशासनिक अमला लगे हुए हैं, 50 नाव पड़ी हुई हैं यहाँ पर। काफी लोग और जो आरएसएस के लोग हैं वो लगे हुए हैं, समाज सेवी संगठन लगे हुए हैं लोगों को निकालने में, तो तमाम लोग लगे, काफी लोग लगे हैं लोगों को राहत कार्य करने में। गांव क्षेत्र में भी पानी पहुंच चुका है, 50 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में है, पूरा शहर शाहजहांपुर का बाढ़ की चपेट में है। ये मेन सिटी है जहां पर हम खड़े हुए हैं, ये भी बाढ़ की चपेट में। तो देखा जाए कहीं ना कहीं बड़ी एक बाढ़ आई हुई है शाहजहांपुर में, तो प्रशासनिक अपना पूरा सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तमाम टीमें जो है वो लगी हुई। बिल्कुल राजू शर्मा, आप मेरठ की क्या स्थिति है? राजू, आप हमें सुन पा रहे हैं? उत्तर प्रदेश जी, मेरठ की क्या स्थिति है? उत्तर प्रदेश मेरठ का हाल विशाल बुरा है। अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, फाइलों में निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन समाधान जो जमीनी स्तर पर को सही करते हुए नजर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से आम जनता को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बीते दिनों अध्यक्ष अंकुश चौधरी पहुंचे थे और वहाँ का जो हाल है, जमीनी जो हकीकत है, वो अधिकारियों को शायद ही खुद एसडीएम को भी मौके पर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने बुलाया था और बताया था कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैक्टर तक उन्हें पानी में निकालना पड़ रहा है लोगों को। ये भी जो है आम आदमी पार्टी के लोगों ने दिखाया था अधिकारियों को, लेकिन उसके बाद भी अधिकारी वहां से चले गए थे कि जैसे ही पानी कम होगा उसके बाद जो समाधान है वो किया जाएगा, सड़क बनाई जाएगी ताकि जो लोग है वो आ जा सके, लेकिन समाधान अभी फिलहाल कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, मैं जल्दी से चलूंगा आशीष गर्ग जी के पास, फाइनल कमेंट उनसे लेता हूं, फिर डिबेट क्लोज करेंगे। आशीष जी, अगर बात की जाए तो क्या बचाव अब हो सकते हैं? अब तो चलिए प्रशासन लग गया है, लेकिन आने वाले समय के लिए क्या बचाव करें? जिस तरीके से बाढ़ का जो पानी कहीं पर तो उसका जो इस तरीके से रेसिडेंशियल एरियाज में ना आए, घरों में ना घुसे, उसको लेकर क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, मैं ये बाढ़ के बारे में कहीं पढ़ रहा था, तो इसमें अभी क्या हो रहा है कि जो हमारे ज्यादातर शहर तटों के पास ही बसाए जा रहे हैं। देखिए, और चालू की बंद है। और अभी आप जो बात कर रहे थे कि तटबंध बनाने की, देखिए तटबंधों को भी एक इंजीनियरिंग तरीके से बनाने की जरूरत है। हम हर जगह तटबंधों को बाढ़ का पानी रोकने के लिए बना देंगे तो वो बाढ़ का पानी कहीं और जाके नुकसान करेगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये जो इसकी जैसा मैंने बताया कि शहरों में इसका जो बाढ़ का पानी जिस तरीके से अभी दिख रहा है न्यूज चैनल पे आते हुए, इसमें हमारी जो टाउन प्लानिंग की व्यवस्था, जो हम जिस तरीके से बिना मास्टर प्लान के, बिना बाढ़ क्षेत्र को संज्ञान में लिए बनाते चले जा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा कारण है। और जो मैंने पहले बताया कि जो हम ड्रेजिंग करते थे, जो इसमें रेत निकालते थे इसको, या इसमें से थोड़ी बहुत खनन जिसे बोलते हैं, उसकी भी एक लिमिटेड वे में बहुत सख्त ज़रूरत है। तो ये उपाय हमको, और जैसा इसकी हमको 3-4 साल आगे की प्लानिंग अभी करनी पड़ेगी। और ये जैसा पहले बात हुई कि हम उसको फिर बाढ़ के आने से पहले कुछ हमने छोटा मोटा काम कर दिया, तो ये तंत्र को पूरा अभी ये यदि कई सालों से लगातार चला आता रहा है तो इसके लिए हमारा प्रयास काफ़ी नहीं है। और ये भी एक फैक्ट है कि हम बाढ़ का जो प्रभाव है कम कर सकते हैं, एकदम ख़त्म नहीं कर सकते। तो उसके लिए भी दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे हमें जैसे निकालना पड़ता है लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करता है, तो वो भी टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स वगैरह हमको पहले से तैयार करके रखने चाहिए, जिससे लोगों को बहुत असुविधा ना हो। क्योंकि इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, वो आप नहीं कर सकते, मतलब अभी जो उसको पूरा बचाव। बिल्कुल, उसके लिए भी एक खास प्लान बनाना होगा और आज की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से चीज़ों को करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष गर्ग जी आपका, रोहित पांडे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नीरज शुक्ला आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कौस्तुभ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और राजू शर्मा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग बात कर रहे थे यूपी में बाढ़ से हाहाकार, लगातार लगभग 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। शाहजहांपुर और बलरामपुर की तस्वीरें आपको सच में डरा सकती हैं, क्योंकि बलरामपुर में तटबंध को लेकर जहां नागरिकों में आक्रोश है, तो वहीं हम बात करें शाहजहांपुर की तो वहाँ मेडिकल कॉलेज तक जो जिला अस्पताल है